वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 बार में से 99 बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। 2 नंबर में ये पूछता है मेरे प्यारे दोस्त, व्हाट आर एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, रट्टा मार लीजिएगा। अर्धचालक दोस्तों, तो क्या हाल है? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सब अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों, आपने 25 जून की सुबह 10 बजे आपने फिजिक्स का जो क्वेश्चन देखा था पार्ट 3 का आपने सेक्शन सी देखा था मेरे प्यारे दोस्त। आज 26 जून 10 बजे आप यानी कि संडे को आप देख रहे हो पार्ट 3 का सेक्शन डी, जिसमें कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जो कि आप एग्ज़ाम देने वाले हो। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। 1 से 15 तक के क्वेश्चंस आपने देख लिए थे। आज हम लोग 15 to 20 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे फिजिक्स के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मेरे प्यारे दोस्त। स्किप मत कीजिएगा वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतरीन तरीके से आप दे सको। आप रोज़ का अगर 5 क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त कवर अप कर लेते हो तो सोच कर देखो कि आपके पास 6 मंथ का समय है। अभी जून मंथ चल रहा है और आपके पास टोटल 6 मंथ का समय है। टोटल आपके पास 6 मंथ का समय है। रोज़ 5 क्वेश्चन के हिसाब से 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका अप्रोक्स 30 90 तो हो जाएगा 900 क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त। तो क्या 70 मार्क्स के लिए आप 4 क्वेश्चन नहीं बना पाओगे? अगर 900 क्वेश्चन आपके पास याद है तो बस आप थोड़ा सा मेहनत कर लो और उसको याद कर लो। पीडीएफ मैं दे देता हूँ, आप कहीं से भी पीडीएफ ले सकते हो। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं से भी। पढ़ना आपको है मेरे यारों। तो चलो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर है फिजिक्स का। मैं ज़्यादा बकवास नहीं करता, सीधा क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, जो कि आपको मालूम है, जो मैं जिस हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ, जिस हिसाब से मैं बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट आर फ्रॉनहोफर लाइंस। मैंने इसको पिछली वीडियो में भी ऐसे इंक्लूड किया था, आज की वीडियो में भी इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसीलिए। ठीक है, चलिए। कहता है फ्रॉनहोफर्स लाइन क्या होता है। तो फ्रॉनहोफर लाइन आपका सूर्य के प्रकाश से लगातार वर्णपट प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें 7 रंग दिखलाई पड़ते हैं। 7 रंग। एक फ्रॉनहोफर नाम का एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अच्छे यंत्र देखकर यह पता लगाया कि इस वर्णपट में 7 रंग के अलावा बहुत सी काली काली रेखाएं। 7 रंगों का आपने सुना होगा इंद्रधनुष के बारे में। तो उस रंग के अलावा बहुत सारी काली काली रेखाएं हैं और इसकी संख्या लगभग 700 के आसपास है। फ्रॉनहोफर में उस 7 रंग के अलावा बताया। इसमें कुछ काली रेखाएं स्पष्ट तथा कुछ अस्पष्ट होते हैं। फ्रॉनहोफर ने स्पष्ट रेखाओं का नाम ए से लेके एच तक, ABCDEFGH तथा के रखा। मतलब जो स्पष्ट, जो उनको दिखाई दे रहा था ब्लैक कलर का लाइन, उस लाइन का ही नाम है आपका क्या? फ्रॉनहोफर लाइन, जो कि उनको साफ दिखाई दे रहा था। और इसी में अब कौन कौन रंग आता है ए से लेकर के तक में, तो उसको ध्यान से समझना। ए रेखा लाल रंग के आखिरी छोर में है। ए जो है लाल रंग के आखिरी में है, जो आपका 7 रंग है ना, उसमें लाल रंग के आखिरी में है। बी तथा सी रेखा लाल रंग के मध्य में, बीच में। डी रेखा पीला तथा नारंगी के मध्य में। और ई आपका हरा रंग के नज़दीक है। एफ आसमानी के नज़दीक, जी नीला भाग के नज़दीक तथा एच और के रेखा बैगनी किनारों के पर रहता है। लेकिन एक बात याद रखना, फ्रॉनहोफर ने सिर्फ और सिर्फ ऐसे लाइन को बताया कि आपका 7 रंग के अलावा भी 700 काले रंग होते हैं, लेकिन वो उनकी उपस्थिति को ऐसे नहीं बता पाए। उनको उपस्थिति को बताने वाले कौन थे? जो रेखाएं हैं उसको किर्चॉफ्स ने बताया था, जो कि किर्चॉफ्स लॉ मैंने आपको बता चुका है पिछली वीडियो में। नहीं देखे हो तो जाकर डिस्क्रिप्शन वीडियो का लिंक है, देख लेना। तो यही तो हमारे प्यारे दोस्तों, जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका 15 कंप्लीट होता है। 16 नंबर ध्यान से देखिएगा। कहता है डू एक्सरेज एंड गामा रेज हैव सेम नेचर ऑफ ओरिजिन। क्या एक्सरे और गामा रे दोनों का सेम नेचर ऑफ ओरिजिन होता है? क्या दोनों के दोनों सेम स्थान से ऐसे ओरिजिनेटर होते हैं, दोनों सेम जगह से ओरिजिनेट करते हैं? ठीक है, अगर हाँ तो कैसे, वो भी लिखिए, अगर ना तो वो भी लिखिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, दोनों का दोनों जो ओरिजिन होता है वो अलग होता है। एक्स किरण का कंटिन्यूअस और अभिलाक्षिक किरण का कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज। ठीक है, तो देखिएगा, सतत किरण की उत्पत्ति की व्याख्या इस प्रकार दी जाती है कि जब कभी आविष्ट कण त्वरित होता है तो विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी एक आविष्ट कण है। जब वह लक्ष्य टारगेट से टकराता है तो उसका अवमंदन होता है और वह एक्सरे उत्पन्न करता है। ठीक है, एक्सरे का समझ गए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट। आगे कहता है अभिलाक्षणिक एक्सरे की उत्पत्ति की व्याख्या, जो दोबारा से यही आ गया।
वाई किरण की उत्पत्ति अस्थाई न्यूक्लियस को न्यूनतम ऊर्जा होती है और वह भूदशा ग्राउंड स्टेट में होता है। इसे अधिक ऊर्जा वाले कण का फोटोन द्वारा बमबारित कर उत्तेजित किया जा सकता है। जब कोई उत्तेजित न्यूक्लियस भूदशा में आता है तो वाई किरण की उत्पत्ति होती है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। रट्टा मारो, वीवीआई है, वीवीआई है, एकदम इसको ऐसे वीवीआई टिक कर लेना, टिक कर लेना। वैसे तो सारे क्वेश्चन में वीवीआई ही बता रहा हूँ, लेकिन ये उसमें से वन ऑफ द मोस्ट, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं? देखिए, प्रकाश के प्रभाव से कुछ धातुओं से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, इसे विद्युत की उत्पत्ति होती है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। समझ गए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? उसका यहाँ पर आप फिगर भी देख लेना। इसका आविष्कार सबसे पहले एक टेलीग्राफ ऑपरेटर विल स्मिथ ने 1873 ईस्वी में किया था। फिर कुछ वर्षों बाद 1887 में हर्ट्ज ने भी इसकी पुष्टि की। उसने कहा कि कैथोड पर पराबैंगनी प्रकाश अल्ट्रावायलेट लाइट डालने से इस नलिका से विद्युत विसर्जन सुगमता से हो जाता है। फिर एक वर्ष बाद हॉलवेस ने हर्ट्ज के प्रयोग को और आगे बढ़ाया। आगे कहता है मेरे प्यारे दोस्त, इसी में हॉलवेस ने इसके लिए एक बल्ब लिया, इसके अंदर की हवा को उसने निकाल दिया। बल्ब के अंदर जस्ते को 2 प्लेट ए और सी में रखा। इसमें एक प्लेट पॉजिटिव तथा दूसरा निगेटिव में जुड़ता था, ठीक है, जुड़ा रहता था। इन्हें एक गैल्वेनोमीटर के द्वारा विद्युत बैटरी से जोड़ा जाता था। उसके बाद निगेटिव प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश डालने से गैल्वेनिक में विक्षेप होता है। पराबैंगनी प्रकाश डालना बंद कर देने पर विक्षेप शून्य हो जाता है। ये बताया गया कि जब उसे अल्ट्रावायलेट लाइट डाला गया तो जो उस पर जो गैल्वेनिक सेल पे जो आपका निगेटिव सेल था उस पर क्या हो रहा था कि 0 हो जा रहा था। इसका अर्थ यह निकला कि केवल निगेटिव प्लेट पर ही पराबैंगनी प्रकाश डालने से धारा प्रवाहित होता है। हॉलवेस इस घटना का कोई कारण बतला नहीं सके। आखिर ऐसा क्यों होता है तो उसका कोई भी ऐसे रीज़न नहीं बता पाए, ठीक है। फिर आते हैं आगे हमारे जे थॉमसन साहब। 1900 में जे थॉमसन तथा पी लेनार्ड ने अपने प्रयोग में दिखलाया कि धातुओं पर प्रकाश डालने से उससे निगेटिव चार्ज कण निकलते हैं। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आगे कहते हैं कि वो लोग तो बताए गए कि ऐसा होता है, लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन नहीं दिए। फिर आए कौन? जे थॉमसन और पी लेनार्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि प्रकाश धातुओं पर प्रकाश डालने से उससे निगेटिव चार्ज कण निकलते हैं। यह कण इलेक्ट्रॉन के समान है, अतः इसे फोटो इलेक्ट्रॉन प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं और यह धन प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं। इसके चलने से परिपथ में धारा बहने लगती है। इस धारा को प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं और यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपसे पूछा था। ए पर प्रकाश के आपतित होने पर यह बात नहीं होती है, लेकिन ए पर अगर आप इसे प्रकाश डालोगे तो यह बात साबित होने वाली नहीं है। तो कितने साइंटिस्ट लग गए मेरे भाई आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए? क्योंकि 5 नंबर में आएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए। तो देख मेरे भाई, एक आपका डब्ल्यू स्मिथ 1873 में जिन्होंने ये बताया लेकिन पुष्टि नहीं किया अल्ट्रावायलेट रेज के साथ। फिर 1887 में हर्ट्ज साहब ने, फिर हॉलवेस साहब ने, लेकिन किन्हीं ने भी इसको रीज़न नहीं दिया। लेकिन जे थॉमसन साहब जो कि 1900 में आए उन्होंने ये इसको रीज़न दे दिया फोटो इलेक्ट्रिक और फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 बार में से 99 बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। 2 नंबर में ये पूछता है मेरे प्यारे दोस्त, व्हाट आर एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, रट्टा मार लीजिएगा। अर्धचालक पदार्थ चालक एवं विद्युतरोधी पदार्थ के बीच में होते हैं, ठीक है। अर्धचालक पदार्थ जो होता है ना वो चालक एवं विद्युतरोधी पदार्थ के बीच में होते हैं। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ है। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन क्या है आपका? अर्धचालक पदार्थ है। जी और SI, ठीक है। शुद्ध अर्धचालकों की चालकता कमरे की ताप पर बहुत कम होती है। कुछ अपद्रव यानी कि इम्प्योरिटीज मिलाकर उसकी चालकता बढ़ाई जा सकती है। उपद्रव मिलाने पर परिमाणी क्रिस्टल को चालकता मिलाए गए अपद्रव की द्रव्यमान एवं प्रकार पर निर्भर करती है। मिलाया गया उपद्रव दाता यानी कि डोनर अथवा ग्राही एक्सेप्टर किसी भी प्रकार का हो सकता है। यदि शुद्ध जर्मेनियम अर्धचालकता है जो कि चतुसंयोगी तत्व है, परिमाण
में पंच संयोगी तत्व जैसे आर्सेनिक मिलाया जाता है तो इससे जो पदार्थ बनता है उसमें इलेक्ट्रॉनों तथा अधिकव्य रहता है। इस प्रकार बने क्रिस्टल को एन प्रकार का अर्धचालकता अथवा दाता प्रकार का अर्धचालकता कहा जाता है। इसी तरीके से इसका उल्टा आपका होता है जर्मेनियम में ही कम परिमाण में, आगे कहता है ध्यान से देखिएगा, जर्मेनियम में ही कम परिमाण में विसंयोगी तत्व जैसे मिला देने पर जो पदार्थ बनता है उसमें होल्स का अधिक रहता है। उपद्रव्यों के परमाणु को जो छिद्र करने में मदद करते हैं ग्राही कहा जाता है, क्योंकि ये जर्मेनियम परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार के अर्धचालकता को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ये था हमारे प्यारे दोस्त एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो हिंदी इंग्लिश कोई मैटर नहीं करता है, आपके पास क्वेश्चन चला गया ना, अब आप उसको जैसे भी पढ़ लो, चाहे हिंदी में पढ़ लो इंग्लिश में पढ़ लो, बस यही चीज़ को मैटर रखना, ठीक है। मैं वैसे जुलाई मंथ से आपका जितना क्वेश्चन होगा ना वो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी लेकर आऊँगा और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी, इंग्लिश भी रहेगा हिंदी भी रहेगा। जुलाई मंथ से ये आपका क्वेश्चंस का पैटर्न चलेगा, ठीक है। चलिए अब वो कब से, तो जुलाई के स्टार्टिंग से भी हो सकता है, लास्ट से भी किया जा सकता है। आइसोटॉप्स क्या होता है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहता है एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिसके एटॉमिक नंबर समान परंतु एटॉमिक वेट असमान हो तो उस तत्व को आइसोटॉप्स कहते हैं। अतः इसे किसी भी रासायनिक क्रिया द्वारा अलग करना संभव नहीं है, इन्हें विसरण द्वारा अलग किया जा सकता है। आइसोटॉप समझ गए। चलिए आगे फिर इसी में कहता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है, परमाणु भार 1, 2 तथा 3 है। इनमें से एक परमाणु भार वाले को हाइड्रोजन, 2 परमाणु भार वाले को ड्यूटेरियम या भारी हाइड्रोजन या हेवी हाइड्रोजन या डी तथा 3 परमाणु भार वाले को ट्रिटियम कहते हैं, ठीक कहते हैं। इन्हें क्रमशः H1, H2, H3 से दिखलाते हैं। ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप्स है जिनके परमाणु भार क्रमशः 16 तथा 17 और तथा 18 है। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स है जिनके परमाणु 35 और 37 है। तो ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत बार 10 बार में से 10 बार क्वेश्चन ये पूछने वाला है। 2023 एग्जाम में आपका एग्जाम आता है। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या अंतर है, दोनों का क्या क्या समझते हैं आप, इससे बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, मिस मत कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूँ। जो कि इस पर एक खास वीडियो आखिर में आपका क्वेश्चन भी आएगा इसका। तो कहता है अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझा दे रहा एक बार देखिएगा। नाभिकीय विखंडन सन 1939 में 2 जर्मन वैज्ञानिक ओटमन और स्टार्समैन ने एक नवीन खोज की, ठीक है, जो कि आपका न्यूक्लियर फ्यूजन है। उसका खोज ओटमन जो और स्टार्समैन ने जो कि 1939 में इसको खोज की। उन्होंने देखा कि जब यूरेनियम पर त्रिवगामी न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तब यह 2 खंडों में टूट जाते हैं। उन्होंने ये ऐसे नोटिस किया कि जब ऐसे न्यूट्रॉन पर त्रिवगामी न्यूट्रॉन की बमबारी की जाएगी तो टूट जाते हैं, ठीक है। यह खंड क्रमशः बेरियम तथा क्रिप्टन का होता है। इसके अलावा इसमें अन्य न्यूट्रॉन तथा बहुत अधिक ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इस घटना से उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसे निम्न समीकरण से दिखलाया गया है। यहाँ पर आप इसका समीकरण देख सकते हो। न्यूट्रॉन है, इस पर जब पड़ा तो ये टूट गया आपका बेरियम और क्रिप्टॉन में, ठीक है। यू का टूट गया। आगे फिर है इसी का, यहाँ पर देख सकते हो U-235 सभी का, यहाँ पर आप इसका देख लेना। इस क्रिया में 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। ये तीनों फिर 3 यूरेनियम को विखंडित करते हैं, जिसमें 9 न्यूट्रॉन यूरेनियम के 9 परमाणु को विखंडित करते हैं। इस प्रकार एक चेन रिएक्शन प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो चेन रिएक्शन को। आगे फिर है न्यूक्लियर फ्यूजन। जब हल्के तत्वों के 2 नाभिक बहुत तेजी से एक दूसरे से मिलते हैं तो इससे भारी नाभिक का निर्माण होता है। इसकी मात्रा हल्के तत्वों के नाभिकों से कुछ कम होती है। यह मात्रा ऊर्जा के रूप में परिणत हो जाते हैं। यह आइंस्टीन के समीकरण E=mc² के अनुसार होता है। इस क्रिया को नाभिकीय संगलन या उष्मा नाभिकीय प्रतिक्रिया भी कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। बैठे के अनुसार यह क्रिया सूर्य पर बराबर 2 तरह से होते हैं, ठीक है। कौन कौन 2 तरीके से, तो प्रोटॉन 2 चक्र द्वार और कार्बन नाइट्रोजन चक्र द्वार। इस प्रकार सेमी कंडक्टर रेक्टिफायर की तरह काम करता है। तो मेरे प्यारे दोस्त
ये जो आपने 15 to 20 जो क्वेश्चन देखा, ये MVVI क्वेश्चन में से एक थे। 2023 बोर्ड में अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो रट्टा मार के जाना, ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिजिक्स का सेक्शन डी पार्ट थ्री का सेक्शन डी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सेक्शन ई इसका और चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद आपका लास्ट जो क्वेश्चन चलेगा वो जुलाई मंथ से आपका हर तरीके से जो क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगा वो चलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते वीडियो पसंद आएगा। पिछले 1.5 घंटे से मैं वीडियोज़ ही शूट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा हालत ख़राब है, एनर्जी अब लॉस हो गया। बहुत सारे वीडियोज़ है एक साथ ऐसे शूट कर रहे हैं ताकि ऐसे आपको बहुत तेज़ी से क्वेश्चन प्रोवाइड की जा सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरा इस चैनल से कोई भी एक पैसे का रेवेन्यू नहीं है, बस ऐसे पैसे के थ्रू मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग जिस दिन ऐसे आप लोग ऐसे सक्सेस हो जाओगे तो आप लोग ज़रूर बोलो कि हाँ, किसी एजुकेशनल बक्स वाले सर ने ऐसे बताया था, इतना मेहनत किया था और उसका फ़ायदा भी हुआ। तो उसका भी ऐसे अप्रिसिएशन जब मिलेगा तो मन को खुशी होगी। और चैनल से रेवेन्यू होना ना होना बात बराबर है, वो तो बाद में देखा जाएगा। तो बहरहाल, और रेवेन्यू नहीं है इसी कारण से मेरा जो सेटअप वगैरह वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक माइक्रोफोन है और एक मोबाइल है जो कि ईयरफोन से एडिट शूट वगैरह से कर लेते हैं, वॉइस वगैरह डाल देते हैं और अपना आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देते हैं। तो बहरहाल चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो भी आपका होगा जो कि 3 बजे मिलेगा, 26 जून शाम को 3 बजे, नहीं तो 6 बजे, और फिर रात को 10 बजे। 6 बजे आएगा तो केमिस्ट्री और 10 बजे आएगा तो बायोलॉजी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत और पढ़ते रहिए।